हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड के लिए यह आपके जीएस का दूसरा मॉडल पेपर है और सभी प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वही प्रश्न यहाँ पर रखे जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिले। और यही बात है कि हम बहुत ही सावधानी से प्रश्नों का चयन कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं रिपीट हो सकते हैं, या ऐसे टॉपिक जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और उस पर क्या कुछ नया बन सकता है, क्या कुछ नया पूछा जा सकता है, के आधार पर ही ये जो मॉडल पेपर है आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल क्वेश्चन पेपर में स्पेस और एनवायरनमेंट को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी जा रही है, तो उसी पर आधारित ये पहला प्रश्न है। देखो यहाँ पर ना प्रश्न इस प्रकार से आ रहे हैं कि दो कथन आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला कथन है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पॉटडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, ये पहला कथन है। अब ये कथन आपका सही है या गलत है? तो दोस्तों ये कथन आपका सही है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा स्पॉटडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया, करेक्ट है। यह स्पॉटडेक्स मिशन लॉन्च करने के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये देखो बहुत ही स्पेशल टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ तीसरा देश, तो तीसरा नहीं बल्कि भारत जो है वो चौथा देश बन गया है जिसके पास स्पेस डॉकिंग की ताकत आ चुकी है। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो पहला कथन है ये तो आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन जो दिया गया है तीसरा देश बना है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत, डेफिनेटली भारत चौथा देश बना है, तो केवल पहला ही कथन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्पॉटडेक्स के बारे में। स्पॉटडेक्स क्या होता है? तो ध्यान देना, स्पॉटडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये जो मिशन था इसे आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो श्री हरिकोटा है ना, वहाँ पर श्री हरिकोटा से PSLV C6 से लॉन्च किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो मिशन होता है इसमें होता क्या है? देखो इस मिशन में 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया जिसे अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जोड़ा गया। यानी कि यहाँ पर तो हमने उसे अलग अलग टुकड़ों में भेजा, लेकिन वहाँ पर जब पहुँचे तो उसको यहाँ पर हमने इसको असेंबल कर दिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग और यह काम काफ़ी मुश्किल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसरो की यह 99वीं लॉन्चिंग थी, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा तो इसरो, लेकिन इसे विकसित करने के बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर ना इसे विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। विकल्प ए आपका सही है। आपको याद होगा भारत का जो इसरो है और अमेरिका का जो नासा है, इसरो और नासा ने मिलकर एक निशार नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये जो निसार था, अब इसकी सफलता के बाद ये क्या था? निसार, यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। फिलहाल इसके सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने अगले मिशन पर अब निकल चुका है और अब अमेरिका की ही एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। क्या नाम है? AST स्पेस मोबाइल। तो AST स्पेस मोबाइल जो है क्या डेवलप कर रहा है? ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह। अब आने वाले समय में इसे भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और प्रक्षेपण स्थल होगा आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ध्यान दीजिएगा कि इसे इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3, जिसे पहले कहा जाता था GSLV MK3, नाम ध्यान रखना यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो हमारा GSLV MK3 था अब ये रीनेम कर दिया गया है, इसे कहा जाता है LVM-3, ठीक है।
तो दोनों एक ही हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। फिलहाल तो आप ये बताइए कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ पर है, चर्चा में क्यों रहा, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ, या फिर आप जानते ही होंगे। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर, राजस्थान में मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। अब देखिए, हाल ही में राजस्थान वन विभाग ने नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य NWS नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमाओं में बदलाव किया है, जिससे अभयारण्य और इसकी जो इको सेंसिटिव जोन है ESZ, इसमें लग्जरी होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ हुआ है। यह प्रस्ताव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL की मंजूरी के बिना भेजा गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 26A का उल्लंघन भी है। फिलहाल अब ये जो नाहरगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है, इसका नाम 18वीं सदी में बने नाहरगढ़ के किले के नाम पर रखा गया है, जिसे जयपुर संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइए कि कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कर रहा है। तो जो तटीय और जल पक्षी होते हैं उनकी जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। तो विकल्प ए सही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये जो तटीय और जल पक्षी होते हैं इन्हें वेडर बर्ड कहा जाता है। अब इनकी खासियत क्या होती है, खासियत आप बगुला है ना, और सारस होता है, लंबे पैर, लंबी चोंच, मछली पकड़ने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे ही पक्षी जल पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी गणना जनवरी में करवाई गई है, और कहाँ पर करवाई गई, तो गुजरात के द्वारा करवाई गई। बस इतना ही जानिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, ये हो गई हमारी धरती, ठीक है, बिल्कुल गोल, गोल नहीं दिख रही फिर भी मानो गोल। ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल, समझ गए आप, नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब आपको ये बताना है, कितने लोग जानते हैं मैं जानना चाहता हूँ। अब आपको ये बताना है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक कौन कौन से पोल पर हैं। आप ये बताइए कि आर्कटिक कहाँ पर मिलेगा, नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, अंटार्कटिक कहाँ पर मिलेगा, नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। और भारत ने जो अपने अनुसंधान केंद्र बनाए हैं वो किस आर्कटिक में ज़्यादा बनाए हैं या फिर अंटार्कटिक में ज़्यादा बनाए हैं, ये आपको बताना है। कितने लोग जानते हैं, फिलहाल वो लोग फटाफट बताएं, आगे मैं आपको आंसर तो दे ही रहा हूँ। तो भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिक में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो फिलहाल अब भारत मैत्री 2 नाम से अपना एक रिसर्च सेंटर कहाँ पर, अंटार्कटिका में स्थापित करने जा रहा है। कब तक, 2029 तक। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मामला फिर है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो दोस्तों पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, 2029 तक हम मैत्री 2 बनाने वाले हैं। एक तरीके से इसी प्रकार से होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पोल पर रहना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे, मैत्री 2 रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका में लगाया जाएगा, ठीक है, पूर्वी अंटार्कटिका में लगेगा। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। तो क्लियर हो गया आपका कि सबसे अधिक जो हमारे रिसर्च सेंटर बने हैं वो अंटार्कटिका में बने हैं, ना कि आर्कटिक में बने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों नाम हैं, दक्षिण गंगोत्री को बनाया गया था 1983 में, मैत्री बना था 1989 में, भारती बना था 2012 में। अब एक और बनने वाला है मैत्री 2, ये कब बनेगा, तो ये 2029 तक आ जाएगा अस्तित्व में। अभी फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि दक्षिण गंगोत्री जो है काम नहीं कर रहा है, मैत्री और भारती जो है काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब आप जान लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो जो आपकी धरती है ना, ये धरती हो गई, तो जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक, साउथ पोल पर मिलेगा आपको अंटार्कटिक, ये आप ध्यान रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बताइए कि UNFCCC के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी दर्ज की है। तो विकल्प ए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही है। ये मतलब जो आंकड़े हैं बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। कई बार ये जो UNFCCC है इसका फुल फॉर्म भी आता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया किसी वजह से, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इसकी स्थापना होती है 1994 में। और ध्यान दीजिएगा कि इस पर जो पहली बैठक हुई थी, COP1 इसे कहा जाता है, पहली बैठक 1995 में हुई थी। कहाँ पर? बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में। अभी हाल ही में 2024 की जो बैठक हुई है COP29 या बाकू अजरबैजान में हुई है। 2005 से 2020 तक अब तक कुल 36% की कमी जो है वो दर्ज की गई है। किसमें? ग्रीन हाउस गैसों में। तो काफ़ी कमी यहाँ पर शो तो हो रही है। 2005 से लेकर 2020 तक 36% की कमी जो है वो दर्ज हो रही है। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन पर जो अब तक यहाँ पर COP बैठकें हुई हैं, तो COP28 ये UAE में हुआ था 2023 में, COP27 हुआ था इजिप्ट में 2022 में, COP30 ये अब होने वाला है 2025 में ब्राज़ील में, नवंबर में होगा, ब्राज़ील में होगा। COP8 कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में होता। भारत में अब तक केवल एक बैठक हुई है, COP8 2002 में हुई थी। और COP21 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। 2015 में बैठक हुई थी। और COP16 बायोडाइवर्सिटी पर हुई ये बैठक कोलंबिया में हुई थी 2024 में। तो देखो अभी तक ये जो बैठकें हैं ना, ये जो बैठकें क्लाइमेट एक्शन पर हैं, ठीक है। ये जैव विविधता वाली बैठक है जिसको COP16 कहा गया है। ये बैठक कोलंबिया में 2024 में हुई है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार COP29 के बारे में पूछ रहे हैं कि COP16 के बारे में। COP16 तो बहुत पुराना है, लेकिन 2024 में जो बैठक हुई है COP16 वो बायोडाइवर्सिटी पर हुई है, जैव विविधता पर हुई है, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 और इसके बाद मिलने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उनका नाम क्या होगा? जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, जेन जेड या फिर जेन एक्स। तो जेन जेड से तो पूरी दुनिया परेशान है भाई साहब। अब जो नई पीढ़ी आ रही है 2025 के बाद वो होगी जेन बीटा, ठीक है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा, जेन बीटा। देखो जेन जेड का मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हैं? जो लोग 1995 से लेकर 2009 के बीच में जन्मे हैं इनको कहा जाता है जेन जेड, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर आजकल फैशन वगैरह सब कुछ ट्रेंड में है। और ये पीढ़ी बहुत ही टेक सेवी है और क्या क्या करती है, बहुत ही उन्मुक्त विचारों वाली है। और इनसे अगर पूछा जाए कि दुर्योधन रामायण में था कि महाभारत में था, तो 80% लोग नहीं जानते। बाकी जो 20% जानते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। जेन अल्फ़ा का मतलब जो लोग पैदा हुए 2010 से लेकर 2024 के बीच में, और जेन बीटा का मतलब हो जाएगा 2025 से लेकर 2039 के बीच में जो लोग पैदा होंगे उन्हें कहा जाएगा जेन बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिलहाल ये जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था ये आपको याद होगा जनवरी में दिया गया था, जनवरी 2025 में दिया गया था। इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी उसके बारे में बात हो रही है। तो अनोरा को तो याद रखना, अनोरा तो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी ऑस्कर के लिए, लेकिन गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे ये 2025 में इसका 82वां संस्करण था। फिल्म और टीवी की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में, बेवर्ली हिल्टन में दिए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जो है ना 4 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों तो आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ आपको पता हो ना हो। इसका एडिशन कौन सा है? 82 है, 82वां है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? द ब्रूटलिस्ट चुनी गई। और एड्रिन बॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कहा जाता है एक्टर इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा, एड्रिन बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फर्नांडा टोरेस को आई एम स्टिल हियर मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ये चुने गए हैं ब्रॉडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही ना? चलो भाई
हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था 2023 में, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न भी शामिल कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ये कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन मुझे आपको बताना था बाकी के बारे में। आप ये बताइए कि सब्जियों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? पौधों में कलम लगाते हैं अपना, उससे एक नया पौधा बनाने के लिए, तो इस विधि को क्या कहते हैं? और ये तो पता ही है, सॉइल कंजर्वेशन आप जानते हैं। तो सब्जियों का अध्ययन, इसे आप कहेंगे ओलेरी कल्चर। क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर। और कलम लगाने की विधि, इसे कही जाती है ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे आप? ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है, नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है। नॉक नी सिंड्रोम, नी का मतलब क्या होता है? KNEE, मतलब इसका क्या होगा? ये इसका मतलब हो गया घुटना। ठीक है। कई बार कुछ लोगों के जो पैर होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि पैर जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि वो मतलब एक दूसरे से टच नहीं हो सकते और वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, खासतौर से घुटने के पास। ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है ये फ्लोराइड्स की वजह से होती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको बता दें कि नॉक नीज ज़ेनुवेल्गम का सामान्य नाम है। इसके अलावा एक बीमारी और है, इटाई, कई बार एग्ज़ाम में आती है ये बीमारी। तो कैडमियम, यानी कि कैडमियम इसका कारक होता है, कैडमियम की वजह से ये बीमारी होती है। जो पारा होता है मरकरी, इसकी वजह से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? ये एग्ज़ाम में आया हुआ था अभी, RO की जो परीक्षा हुई है 2023 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि रक्त क्या है। रक्त उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, संयोजी है। सही जवाब था इसका संयोजी ऊतक है। विकल्प डी इसका करेक्ट है, कलेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या होता है? तो आपको पता है ना कि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, RO 2023 एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था। तो कार की हेडलाइट में जो वहाँ पर दर्पण होता है वो अवतल होता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब ये प्रश्न, अब ये जो बताएगा ना, मैं समझ जाऊँगा कि वो मेहनत कर रहा है। आप बताइए कि आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 25, 15, 10 या फिर 20 लक्ष्य? सही जवाब याद रखिएगा, आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत 20 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। यानी कि विकल्प जो आपका सही है वो डी सही है। दोस्तों ध्यान देना, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आईची लक्ष्य 18 से 29 अक्टूबर 2010 नगोया, जापान के आईची प्रांत में आयोजित दलों के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के अद्यतन रणनीतिक या सामरिक योजना को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर जो ये योजना बनाई गई इसको कहा गया आईची लक्ष्य। ठीक है। तो इसमें जो योजना थी ये 2 प्रकार की है। पहली तो है मध्य या दीर्घावधि योजना, 2050 तक चलेगी। लेकिन इसी बीच एक योजना और बनी थी, लघु योजना, ये बनाई गई थी 2020 तक के लिए। यह आधिकारिक तौर पर जैव विविधता 2011 से 2020 के लिए रणनीतिक योजना के नाम से जानी जाती है। इस लघु अवधि योजना यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक की ये योजना थी, इसे 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य कहते हैं, का एक समूह है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई पूछे कि ये जो आईची लक्ष्य हैं ये किसके लिए हैं, तो दोस्तों यह जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर आधारित है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, एक सांविधिक निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है, या फिर एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है, या इनमें से कोई नहीं है? सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, ए और बी। यह एक सांविधिक प्लस स्वायत्त दोनों ही निकाय है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा उत्तर है। बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में स्थापना होती है और इसकी स्थापना की गई थी जैव विविधता अधिनियम 2002 के आधार पर। यह एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भिन्न स्तर से उच्च पोषण स्तर तक, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर लोअर से लेकर अपर लेवल तक। निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं आप?
यही तो है आपका फूड चेन, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दिस इज खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये तस्वीर देखेंगे आप समझ जाएंगे, यही है आपका फूड चेन। तो ये हैं प्रोड्यूसर्स, इसके बाद ये हैं प्राइमरी, ये आते हैं आपके सेकेंडरी, ये होते हैं कौन, सर्वाहारी आ जाते हैं, ये एपेक्स में आ जाते हैं, ये कौन से हैं, ये डिकम्पोजर हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं फूड चेन। डिकम्पोज होगा फिर से घास बनेगी, फिर ये क्रम जारी रहेगा। ठीक है, यह है फूड चेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा या कौन से स्तनधारी जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं। अनुसूची 1 में शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में ड्यूगोंग भी शामिल है, क्लाउडेड लेपर्ड भी शामिल है और चीता भी शामिल है। यानी कि उत्तर है उपरोक्त सभी, विकल्प डी हमारा उत्तर बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखो उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये डी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौता और स्थापित विषय, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। अल्मा एटा घोषणा, व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षरण पर आधारित, तालानुमा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सभी के सभी सही रहे हैं। आपने पढ़ा भी है तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अल्मा एटा घोषणा यह व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा पर आधारित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन क्षरण पर बात की गई थी। तालानुमा संवाद में वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर बात किया गया था। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार पर संबंधित नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो गया क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अंडर 2 गठबंधन के बारे में। तो दोस्तों ये जो गठबंधन है राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते 2015 के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। बात हो रही है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक काम था और जो वाणिज्यिक काम था, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो दोस्तों इस एक्ट को, पीट्स इंडिया एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या नाम है? तो आपको बता दें कि पीट्स इंडिया एक्ट जो कि आया था कब, 1784 में। रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, नहीं भी आया तो भी आपको पता होना चाहिए। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। मुख्य रूप से पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया क्या गया, तो इसमें जो व्यापारिक क्रिया थी यानी कि जो व्यापार था उसे कहा गया भाई कंपनी तुम संभालो इसे। अब जो राजकाज वाला काम है, राजनैतिक क्रियाकलाप, उसे हम ले लेते हैं। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कहाँ पर? इंग्लैंड में, और उसी को यह सौंप दी गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में अक्सर बनता है कि द्वैध शासन की अवधारणा की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा हुई थी। तो ध्यान देना कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही पहली बार द्वैध शासन की अवधारणा सामने आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल ग्रुप बनने जा रहा है, ग्रुप के बारे में आपको जानकारी जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा आप लोग ना आराम से पढ़िए, ग्रुप जल्दी बन जाएगा, आपको सारी पीडीएफ भी एक साथ दे दी जाएगी। आप लोग एक काम करिए कि मैंने सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए एक व्हाट्सएप पर चैनल बना दिया है और एक चैनल बना दिया है मैंने टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी अपने आप को सुविधाजनक पाएँ, व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, तो आप जुड़ जाइए ताकि जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर वगैरह हो, जो भी पीडीएफ वगैरह हो, जो भी इंपॉर्टेंट हो, जब मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप वीडियो तक नहीं भी पहुँच पा रहे हैं यूट्यूब तक, तो कम से कम आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप पहुँच सकें। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। बताइए ये कथन सही है या गलत है? संविधान की जो प्रस्तावना है क्या विधायिका की शक्तियों का स्रोत है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उसकी शक्तियों पर यानी कि विधायिका की शक्तियों पर प्रस्तावना प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो पहला कथन पूर्णतः यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपका संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं
इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। उत्तर क्या बनेगा आपका? विकल्प डी बनेगा। नेक्स्ट है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से, या फिर आप बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो कंसेप्ट लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही है। ऑस्ट्रेलिया से मुख्य रूप से 3 कंसेप्ट लिए गए हैं। कौन कौन से बताइए, अगर आपको याद है बताइए। देखो, समवर्ती सूची ली गई है, संसद के दोनों सदनों की बैठक का जो प्रावधान है ये लिया गया है, यानी कि संयुक्त बैठक, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान। ये तीनों प्रावधान कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? यानी कि बात यहाँ पर क्या हो रही है कि जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, ये जो है किस आर्टिकल में दी गई है? तो दोस्तों ये दिया गया है आपके आर्टिकल 330 में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। विकल्प बी करेक्ट है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन से संबंधित है, जबकि बात करें अगर विधानसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 332 में किया गया है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखना है, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। ध्यान देना कि वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और इन सीटों में एससी को 84 और एसटी को 47 सीटें जो है आरक्षित मिल रही हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका सी है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब आपके सही है। अब अनुच्छेद 56 में दिया क्या गया है? तो अनुच्छेद 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होगा, पात्रता से संबंधित जो उल्लेख है ये 57 में है, जबकि 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, ये अनुच्छेद 56 में है। बाकी निर्वाचन जो है अनुच्छेद 55 में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आप बिल्कुल रट के रखना आप लोग। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, ये इसका कोई मतलब नहीं। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो हैं ये आपके उत्तर में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1960 में, या फिर 1966 में? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब बना था? दोस्तों ये बना 1960 में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ये तो सही है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, ये भी सही है। कजाकिस्तान की राजधानी नियामी बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ये सही है। यानी कि सुमेलित नहीं है, तो सी कजाकिस्तान नियामी यह सुमेलित नहीं है। तो अब आपसे एक प्रश्न होगा कि कजाकिस्तान की राजधानी तब है कहाँ पर? तो ध्यान देना कि कजाकिस्तान की राजधानी पहले थी अलमाटा और अब हो गई है नूर सुल्तान, ठीक है। जबकि नियामी जो है यह नाइजर की राजधानी है, ये आप बिल्कुल रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है? ध्यान देना, बात यहाँ पर संख्या के बारे में नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता के बारे में। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या है एससी की, वो पंजाब में है। लेकिन अगर संख्या के बारे में बात करेंगे तो हमारा फिर यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है। संख्या में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी जो हैं वो यूपी में हैं, परसेंटेज में पंजाब में है, ये आप ध्यान रखना। ये रैमजे मैकडोनाल्ड फिर आ गए भाई साहब, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित
सांप्रदायिक पंचाट के समाधान के लिए क्या किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, तो यह घोषणा कब हुई थी? 1932 में हुई थी, मार्च का महीना था। अब आपको लग रहा होगा कौन सा मार्च था, तो शायद 16 मार्च था। ठीक है, तो इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था और इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो डेट है वो शायद 24 सितंबर ही है। ठीक है, तो ये आप इतना यहाँ पर रटेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट है, पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो चुने गए थे 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस ने एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संस्था भी बनाई थी, और ये संस्था बनी थी 1939 में ही बनी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हराया था त्रिपुरी अधिवेशन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। सू नहर कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों सू नहर ये आपको मिलेगी कहाँ पर? सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ स्वेज नहर भी याद रखिएगा। देखिए ये जो सू नहर है ये मिलेगी आपको कहाँ पर? अमेरिका में मिलेगी, जबकि स्वेज नहर मिलेगी आपको मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज प्रांत में है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर है। और ये प्रश्न है आपके लिए। अब आप फटाफट कमेंट करिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख दीजिएगा नहीं पता, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों का चुनाव मैं बहुत ही सावधानी से करता हूँ, खुद के निर्देशन में करता हूँ, इसलिए जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आते हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, और यही वजह है कि मैं रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस मेहनत के लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो वीडियो थोड़ी चल जाएगी। धन्यवाद आपका।